नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय एमकेएस पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। और आज इससे रिलेटेड रेजोनेंस कंडीशन क्या है वो हम निकालेंगे। हमने जो लास्ट आपको टॉपिक पढ़ाया था सीरीज एलसीआर सर्किट, उसकी जो थर्ड वाली कंडीशन थी, फर्स्ट कंडीशन में हमने माना था XL इज ग्रेटर देन XC, सेकेंड वाली कंडीशन में हमने XC इज ग्रेटर देन XL, और थर्ड वाली कंडीशन में हमने माना था XL इज इक्वल टू XC। तो वहीं से हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो XL इज इक्वल टू XC था वही हमारी रेजोनेंस की कंडीशन थी। हमने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि ये जो थर्ड कंडीशन है इसकी हम अलग से स्टडी करेंगे और इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोलते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हम रेजोनेंस कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, रेजोनेंस कर्व बना के दिखाएंगे आपको कि रेजोनेंस कर्व क्या है, किस तरीके से वो करंट और इम्पीडेंस के लिए बनाया जाता है, और उसका जो भी इंटरप्रिटेशन है कि दोनों का ग्राफ अगर किसी एक जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा। तो उससे जो भी रिलेटेड स्टडी है लास्ट में हम एलसीआर सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो हम टॉपिक डालते हैं। रेजोनेंस इन सीरीज एलसीआर सर्किट। तो बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन क्या है? रेजोनेंस की कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है आप लोगों ने पहले से ही पढ़ी हुई है। क्लास 11th में आप याद कीजिए कि रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन आपने पढ़ी थी। क्लास 11th में आपने रेजोनेंस की एक कंडीशन पढ़ी थी और उस रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर बताया था कि जब भी कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स है उस एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपको बताए थे कि जब भी ट्रेन किसी टनल के अंदर से जाती है तो वो क्यों हॉर्न को बजाती नहीं है, क्यों वो हॉर्न को ब्लो नहीं करती, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर हम जानते हैं थोड़ी देर के बाद में क्या होगा कि जो हमारा हॉर्न है उसी की वाइब्रेशंस के साथ में जो उसके सराउंडिंग से उसके सब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे। इतना तेज साउंड होगा जिसके वाइब्रेशन की वजह से टनल गिर भी सकता है। हमने देखा था किसी भी फुट ओवर ब्रिज के ऊपर या जो भी ब्रिज हम देखते हैं कि नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं जो कि कच्चे पुल होते हैं, कमजोर होते हैं, हमारे जो भी सोल्जर्स हैं उन पे एक साथ कदम ताल कभी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो थोड़ी देर की बाद में क्या होगा, रेजोनेंस वाली कंडीशन आएगी और जो हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी वो एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी और बहुत तेज वाइब्रेशन होगा जिसकी वजह से वो जो हमारा ब्रिज है, पुल है, वो टूट भी सकता है। और इसके अलावा हमने कंडीशन पढ़ी थी, उसमें हमने क्या देखा था बच्चों की रेजोनेंस ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट क्लास 11th की लैब में भी हमने किया था। और उस रेजोनेंस ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या देखा था कि हम एक ट्यूनिंग फोर्क को रबर पैड पे हिट करके रेजोनेंस ट्यूब के पास में लेके जाते हैं और एक पर्टिकुलर लेंथ जो वाटर हम उसमें फिल करते हैं ट्यूब में, उसमें हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर ट्यूब में जो एयर कॉलम होता है उसमें एक पर्टिकुलर लेंथ पे हमें बहुत तेज साउंड सुनाई देता है। तो उस कंडीशन को भी हम रेजोनेंस बोलते थे। तो हमने यही कहा था कि जब भी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए तो उसी कंडीशन को हम रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो हम रेजोनेंस की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में हम लिखते हैं व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ external energy source becomes equal to natural frequency of system, then
दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसी कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं बच्चों। तो मैंने आपको क्लास 11 के एग्जांपल देके भी बताया किस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए और फिर डेफिनेशन के बाद में हम इसको स्टार्ट करते हैं इसके डायग्राम के साथ में। उतार लीजिए इसको, फिर हम लिखते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं और फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारा एसी सर्किट है, ठीक है, जो हमारा एसी के अंदर एलसीआर सर्किट है, इसके अंदर ये रेजोनेंस की कंडीशन किस तरीके से काम करती है। तो आपने उतार लिया होगा, मिटाते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं हम। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, एल के लिए हमने क्या बनाई, इंडक्टर कॉइल। सी के लिए हमने क्या बनाया बच्चों, कैपेसिटर। आर के लिए हमने क्या बनाया, रेजिस्टेंस का सिंबल। यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, एसी सोर्स। फिर हमने यहाँ पे देखो ये हमने क्या लगाया, एसी सोर्स। और इस एसी सोर्स का वोल्टेज कितना होता है बच्चों, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे जो इंडक्टर कॉइल है इसके एंड्स के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसको हम मानते हैं VL। यहाँ पे जो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा उसको हम मानते हैं VC, और जो इसके अक्रॉस होगा उसको हम मानेंगे VR। ठीक है, तो डायग्राम हमने बना लिया। अब हम कैलकुलेट करते हैं रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, तो बच्चों अब हम हेडिंग डालेंगे, रेजोनेंस कंडीशन इन सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी बच्चों, तो इसके अंदर रेजोनेंस की कंडीशन होगी, हम लिखेंगे व्हेन इंडक्टिव रिएक्टेंस becomes equal to capacitive reactance equal to capacitive reactance this condition is called resonance। This condition is called resonance। उतार लीजिए बच्चों रेजोनेंस की कंडीशन। फिर हम इसको एक्सप्रेशन वाइज देखते हैं कि जो कंडीशन हमने लिखी है उसका एक्सप्रेशन किस तरीके से बनेगा। तो ये उतारिए, तो देखो बच्चों कंडीशन क्या लिखी हमने, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC। ये रेजोनेंस की कंडीशन है बच्चों। तो इस कंडीशन में Z कितना होगा, Z इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर
ये दोनों इक्वल हो गए तो इनका सम तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, एक्सएल और एक्ससी इक्वल है तो ये तो 0 हो गया। हमारे पास बचा सिर्फ आर स्क्वायर, जेड के बाहर आया तो सिर्फ क्या बचा हमारे पास आर। तो देखो इसका मतलब ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट बच गया। थर्ड कंडीशन में मैंने आपको बताया भी था कि जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो जाएगा तो उस कंडीशन में तो सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा, तो वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की जैसे बिहेव करेगा। इस कंडीशन में देखो इन दोनों का रेजिस्टेंस तो इन दोनों का जो रिएक्टेंस था वो टोटल रिएक्टेंस तो 0 हो चुका है, तो जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो चुका है, इसलिए करंट मैक्सिमम होगा इस कंडीशन के अंदर। तो हम इसको लिख सकते हैं Z मिनिमम इज इक्वल टू R। ठीक है, तो देखो बच्चों करंट क्या होगा इस कंडीशन के अंदर, मैक्सिमम। तो हम लिख सकते हैं I नॉट, या हम लिख सकते हैं I मैक्स। करंट मैक्सिमम होगा बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं V नॉट अपॉन Z मिनिमम। और देखो हम जानते हैं कि IRMS, देखो यहां पे लिख देता हूं, IRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I नॉट के। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z मिन। इस कंडीशन के लिए भी ये ट्रू होगा, तो मतलब जहां पे ये रेजिस्टेंस मिनिमम होगा वहां पे करंट मैक्सिमम होगा। तो रेजोनेंस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस मिनिमम होता है, ठीक है, और जो करंट होगा वो मैक्सिमम होता है। देखो आर कभी 0 हो नहीं सकता, क्योंकि जो भी सर्किट है उसमें वायर्स लगे हैं, डिवाइसेस लगी हैं, उनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा। पर जो ये हमारे इंडक्टेंस है, देखो ये जो इंडक्टेंसेस है ये तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। इसका एल ओमेगा फॉर्मूला होता है, इसका 1/c ओमेगा। एल ओमेगा, ओमेगा के अंदर 2πf, इसके अंदर भी आता है 2π। अब अगर फ्रीक्वेंसी आएगी तो हम जानते हैं कि ये अपोजिट फ्रीक्वेंसीज में अगर हुए तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 0 हो सकता है, ये कभी 0 नहीं होगा। हाँ, तो ये जो रेजिस्टेंस होगा वो मिनिमम रेजिस्टेंस हमारे सर्किट का हो सकता है, और उस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो बच्चों इतना उतार लीजिए, फिर हम इसकी नेक्स्ट कंडीशंस पढ़ते हैं। ये आप उतार लीजिए। ये सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं, क्वेश्चन सोल्व करते टाइम पे काम आएंगे हमारे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों आपने पॉज करके। अब हम मिटाते हैं और नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं इसका। तो देखो बच्चों इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज है वो हमें क्या करनी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो हम यहां हेडिंग लिखेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, फाइंड आउट करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और बच्चों उसको एफ आर से डिनोट कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखो इस कंडीशन से रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, तो हमने लिखा है एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। ठीक है, एक्स एल कितना होगा बच्चों, एल ओमेगा, और ये कितना होगा 1/c ओमेगा। यहाँ पे आर कर लेते हैं हम, आर का मतलब एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस। ओमेगा क्या बोलते हैं बच्चों, हम ओमेगा को बोलते हैं हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम बोलेंगे रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ओमेगा को एक तरफ रख लेते हैं, तो ये बनेगा ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/, एल को इधर भेज देंगे एल सी। ठीक है, तो हमारा ओमेगा आर क्या बनेगा बच्चों, 1/√LC। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा आ गया। इसको हम बोलेंगे ओमेगा आर को हम बोलेंगे बच्चों
ओमेगा आर इज कॉल्ड रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको हम रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आगे इसका सेकेंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, सेकेंड पार्ट कैलकुलेट जब हम करेंगे तो यहाँ पे ओमेगा आर, अब देखो बच्चों ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो यहाँ पे हम ओमेगा आर की जगह लिख सकते हैं 2πf आर इज इक्वल टू, इसको लिखा 2πf आर, ओमेगा की जगह हमने लिखे 2πf, और ये बचा हमारे पास 1/√LC। 2π को हम इधर भेज देंगे तो हमारे पास बचेगा एफ आर इज इक्वल टू 1/2π√LC। बच्चों इसको याद कर लो, ये फॉर्मूला भी काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम पे। इसी को हम बोलते हैं एफ आर, जो हमें दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम लिख लेंगे वेयर एफ आर इज कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये हमें निकालना था बच्चों, हमने फाइंड आउट कर लिया। उतार लीजिए इसे आप। उतार दिया होगा बच्चों आपने। तो ये दोनों फॉर्मूले अभी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दोनों फॉर्मूलाज हमारे काम आएंगे, तो आप इन्हें याद रखिएगा। और अब हम इसके कुछ फीचर्स, रेजोनेंट सर्किट के कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, उनको नोट डाउन करते हैं। तो मिटाता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग हम लिखेंगे फीचर्स ऑफ रेजोनेंट सर्किट। इस रेजोनेंट सर्किट के कुछ फीचर्स बच्चों हम लिख लेते हैं वन बाय वन। यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं हम, क्या होगा इस कंडीशन के अंदर। हम जानते हैं XL XC के इक्वल होगा, तो इस कंडीशन के अंदर रिएक्टेंस हमारा 0 हो जाएगा, टोटल रिएक्टेंस, और सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा हमारे सर्किट के अंदर। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए इन दिस कंडीशन टोटल रिएक्टेंस ऑफ सर्किट इज 0। ठीक है, हम जानते हैं X इज इक्वल टू XL माइनस XC। इफ XL इज इक्वल टू XC देन X इज इक्वल टू 0। टोटल रिएक्टेंस सिस्टम का कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। ये इसकी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड फीचर लिखिए इसका, अब अगर रिएक्टेंस मिनिमम हो गया तो इस सर्किट में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, रेजिस्टेंस। तो हम लिखेंगे इन दिस कंडीशन Z इज इक्वल टू, क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास, Z इज इक्वल टू R। सो इट बिहेव्स
like behaves like pure resistive circuit, behaves like pure resistive सर्किट। हमारा जो सर्किट होगा बच्चों ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की जैसे बिहेव करेगा इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि रेजिस्टेंस के अलावा और कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखते हैं बच्चों इसका हम। थर्ड पॉइंट अगर हमें लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस कंडीशन impedance is minimum, so current will be क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम, करंट विल बी मैक्सिमम। ये लिख लीजिए। फोर्थ पॉइंट, in this condition phase difference will be 0। इस कंडीशन में फेज डिफरेंस कितना होगा बच्चों, फेज डिफरेंस तो 0 हो जाएगा। कैसे, देखिए tan फाई निकाला था हमने, tan फाई कितना निकला था हमारा, या tan थीटा जो भी आपने निकाला था वो था XL माइनस XC अपॉन R। सिंस XL इज इक्वल टू XC देयरफॉर 0 अपॉन R। ठीक है, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, tan फाई इज इक्वल टू 0 अपॉन R इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फेज डिफरेंस कितना आ गया इस कंडीशन के अंदर, tan फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 0, जो कि कितना आएगा 0। तो इस कंडीशन के अंदर कोई फेज डिफरेंस होगा ही नहीं एक्सएल और एक्ससी के बीच में, सिर्फ रेजिस्टेंस होगा। और देखो बच्चों, जिस सर्किट में, जो सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है उस सर्किट में हम जानते हैं कि वोल्टेज और करंट साथ साथ में चलते हैं, दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। तो हमने देखा इस कंडीशन में ये तो 0 हो जाएगा और सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस बचेगा। और जिस सर्किट में सिर्फ R बचता है, तो देखो बच्चों उस कंडीशन में जो हमारा VR है और I है ये तो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, कोई भी फेज डिफरेंस उन दोनों के बीच में होता ही नहीं है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा तो कोई फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट में होगा ही नहीं, 0 होगा फेज डिफरेंस। ये नेक्स्ट पॉइंट है, उतार लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट और लिखते हैं इसके अंदर, एक पॉइंट और लिखेंगे बच्चों, उतारिए एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मिटा दूं? तो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों हम, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है। तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर बच्चों हम लिखेंगे, इन दिस कंडीशन potential difference at the ends of inductor
and capacitor is equal and opposite, therefore resultant potential difference is only at the ends of resistor। बताइए बच्चों, इस कंडीशन में हमें क्या बताया है? तो देखो, इस कंडीशन के अंदर हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उन दोनों के एंड्स के अक्रॉस तो होगा नहीं, और इक्वल और अपोजिट होगा डेफिनेटली, तभी तो एक दूसरे को जीरो कर पा रहे हैं। तो हमने देखा इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं V0L इज इक्वल टू माइनस V0C। तभी तो इनका देखो कंबाइंड इफेक्टेंस को इधर ला के प्लस करूंगा तो इक्वल में क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब ये इक्वल और अपोजिट है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके जीरो कर देंगे। तो जो V0 हमारा आएगा वो सिर्फ इसी की वजह से होगा। ठीक है, उतार लीजिए। तो इस कंडीशन में बच्चों हमने देखा कि ये जो V0L और V0C इक्वल और अपोजिट होंगे, माइनस का साइन लगाया, तो जो हमारा पीक वोल्टेज होगा वो केवल और केवल रेजिस्टेंस की वजह से होगा, रेजिस्टेंस के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उतार लीजिए, स्पेशल फीचर्स हो गए इसके। अब हम इसके बाद में बच्चों इसका जो ग्राफ है, रेजोनेंस कर्व है, वो हम बनाएंगे। तो कुछ ग्राफ से स्टडी करेंगे। उतार लीजिए आप। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। देखो जो नेक्स्ट कंडीशन जो है वो हम लिखते हैं रेजोनेंस कर्व। अब जो रेजोनेंस कर्व हम बनाएंगे तो उस रेजोनेंस कर्व के अंदर जो बच्चों क्वालिटीज होगी, तो उससे पहले हम उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन को हम देख के डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे जो ग्राफ होंगे वो किस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो देखो बच्चों, फॉर इम्पीडेंस, सबसे पहले इम्पीडेंस के लिए लिखते हैं। तो Z क्या होता है बच्चों, बताइए। Z का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, R² प्लस 2πf L, ओमेगा L होता है, माइनस 1/ωc। ओमेगा को क्या लिखेंगे? 2πf। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? C, और इसका क्या होगा? स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, तो आप भी लिख लीजिए इसको। फिर हम देखते हैं किस तरीके से इसके लिए हम सॉल्व करेंगे। अब इसको देखते हुए बच्चों अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, इसको देखते हुए अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, तो देखो इस फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैं आपको अलग से बता देता हूं ताकि ग्राफ बनाने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इस कंडीशन के अंदर अलग से मैं इसकी वैल्यू लिखता हूं, XL इज इक्वल टू 2πfL। ठीक है, तो यहाँ पे जो XL है ना बच्चों, वो तो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और अगर यही वैल्यू मैं XC के लिए लिखूंगा, तो XC के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? XC के लिए मैं लिखूंगा बच्चों 1/2πfC, ये वाली कंडीशन में लिखूंगा।
और इस वाली कंडीशन के लिए मैं क्या देख सकता हूँ बच्चों, इस वाली कंडीशन के लिए मैं देख सकता हूँ कि इस वाली कंडीशन के लिए बच्चों ये हम देख सकते हैं कि जो XC होगा, XC वो प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखिए, ये हम दो चीज़ें ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये हमको ग्राफ बनाने में हेल्प करेगी बच्चों दोनों चीज़ें। तो अब ये हमने देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा बच्चों, तो अब मुझे बताइए कि अगर, ठीक है, यहाँ पे हम कंडीशन लिख लेते हैं, इफ f इज वेरी स्मॉल, अगर f बहुत स्मॉल है, मतलब f को हम बोल दें लिमिट टेंड्स टू 0, तो देखो बच्चों इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस तो क्या होगा हमारा 0 के पास, तो मिनिमम हो जाएगा 1/0, ये इनफाइनाइटी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, f इज वेरी स्मॉल, तो इन दिस कंडीशन XL is very small and XC is very large। क्योंकि बच्चों देखो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, ये 0 की तरफ 0 इन्फिनिटी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब दूसरी कंडीशन हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बच्चों दूसरी कंडीशन लिखते हैं, इफ f is very large, f is very large, तो मैं बोल दूं f लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, तो मैं क्या बोल सकता हूं, इन दिस कंडीशन क्या होगा बच्चों, इंफिनिटी, तो एक्सेल बहुत लार्ज हो जाएगा, ये इंफिनिटी तो बहुत लार्ज हो जाएगा, और 1/∞ 0, तो XC बहुत कम हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, इन दिस कंडीशन XL will be very large and XC will be very small। लिख लीजिए बच्चों, दो कंडीशंस लिखाई मैंने आपको, ये दो कंडीशन, एक ये वाली कंडीशन हमने देखी। अब देखो दोनों कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन हमने देखी, इस कंडीशन के अंदर अगर 0 रखा तो ये वैल्यू लार्ज हुई और ये वैल्यू कम हुई, डिफरेंस इन दोनों के बीच का बहुत ज्यादा हुआ। दूसरी कंडीशन में हमने देखा जब f लार्ज हुआ, f इंफिनिटी की तरफ टेंड्स किया, बहुत ज्यादा वैल्यू हुई, तो उस कंडीशन में ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी हो गई और ये वाली वैल्यू 1/∞ 0, तो ये वाली वैल्यू बहुत छोटी हो गई। तो दोनों ही कंडीशन में f जब बहुत कम हो या f जब बहुत ज्यादा हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो XL और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। f की वैल्यू स्मॉल है तो भी, f की वैल्यू बहुत लार्ज है तो भी, दोनों ही कंडीशन के अंदर हम देखेंगे कि डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर जो z की वैल्यू होगी, देखो अब ये वैल्यू जो बड़ी है, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, फिर वो r स्क्वायर में ऐड होगा, वो भी बड़ा होगा, तो जो z की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी। तो हम बता सकते हैं कि f स्मॉल होगा तो भी z लार्ज होगा, f अगर बड़ा होगा तो उस कंडीशन के अंदर भी z ज्यादा ही होगा। तो ये आप उतार लीजिए, एक बार इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं बच्चों, जल्दी से उतारिए।
मिटाते हैं बच्चों। देखो बच्चों, इसको लिखा रहने देता हूं मैं और हम देखते हैं। इसको मान लेते हैं कंडीशन 1, इसको मान लेते हैं 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन बोथ कंडीशंस 1 and 2 difference between XL and XC is very large। दोनों ही कंडीशन में डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, तो जेड भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। देन जेड विल बी लार्ज। दोनों ही कंडीशन में 1 के अंदर और 2 के अंदर ये डिफरेंस बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। अगर एफ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर एफ की फ्रीक्वेंसी बहुत कम हुई तो ये बड़ा हो जाएगा। दोनों ही कंडीशन में डिफरेंस बहुत बड़ा रहेगा, तो जेड की वैल्यू ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो भी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो भी। अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, ये कंडीशन लिखने के बाद। तो देखिए, उतार लिया होगा आपने ये वाला, तो पहले मिटाते हैं। फ्रीक्वेंसी और इम्पीडेंस पे ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो हमने देखा था क्या, इफ एफ, ठीक है ना, अगर एफ स्मॉल था तो भी जेड लार्ज, और जब एफ लार्ज था तो भी जो जेड था वो कैसा था, लार्ज। दोनों ही कंडीशन में जेड लार्ज था, एफ स्मॉल हो तो भी। और बीच में एक फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है ना बच्चों, जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर हम जानते हैं क्या होगा, XL इज इक्वल टू XC। तो उस कंडीशन के अंदर ये जो Z की वैल्यू होगी मिनिमम होगी, ठीक है। देखिए, F स्मॉल फ्रीक्वेंसी जब कम थी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। इस तरीके से हम पॉइंट बना लेते हैं। फिर देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो देखो इसकी वैल्यू तब भी लार्ज होगी। यहाँ पे हमने देखा, एक पॉइंट लगा लेते हैं। बीच में एक फ्रीक्वेंसी आएगी, बीच में कोई फ्रीक्वेंसी आएगी जहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, Z की वैल्यू मिनिमम होगी। तो किस तरीके से ग्राफ, देखो इस तरीके से बच्चों हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम बोलेंगे Z, इस वैल्यू को हम बोलेंगे Z मिनिमम इज इक्वल टू R। ये वैल्यू है बच्चों Z मिनिमम इज इक्वल टू R। और इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे FR, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लीजिए आप। When
यहाँ लिखेंगे व्हेन एफ इज इक्वल टू एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आएगी फ्रीक्वेंसी, इन दैट कंडीशन Z will be minimum। ये लिख लीजिए बच्चों, ग्राफ बन गया हमारा। तो देखो बच्चों, हमने ग्राफ बना लिया कि जब वैल्यू कम होगी फ्रीक्वेंसी की, देखो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब कम थी तब भी Z लार्ज था, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा हुई तब भी Z लार्ज था, ठीक है। और जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आई F इज इक्वल टू एफ आर, जिसको हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोला था, उस कंडीशन पे इसकी वैल्यू मिनिमम हुई, Z की वैल्यू मिनिमम R के इक्वल। और ये मैंने आपको कंडीशन समझा दी, तो आई होप बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने इलेबोरेट करके इसको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन LCR के बहुत से बच्चे इसको याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, इजीली हम समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो आप देखिए, फिर हम इसका करंट का भी बनाते हैं ग्राफ। तो ये बना लीजिए आप, फिर हम करंट का बनाते हैं। मिटा देते हैं बच्चों इसको हम। इस ग्राफ को अभी हम बना रहने देते हैं, क्योंकि इसके साथ में हम करंट का रिलेशन निकालेंगे। तो देखो बच्चों, करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट के लिए ये कर्व कैसा बनेगा बच्चों, IRMS इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, VRMS अपॉन Z। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, IRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन Z। Z की वैल्यू ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगा, और जो इम्पीडेंस होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा हो जाएगा, जो कि नॉर्मल कंडीशन होती है। हम अच्छे से समझते नहीं है इस कंडीशन को, कि जब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, जब रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट मिनिमम होगा। तो इम्पीडेंस तो रेजिस्टेंस की जैसे ही बिहेव करता है। तो हमने देखा ये रिलेशन निकाला, ठीक है। अब देखो बच्चों, रिलेशन हम निकाल चुके हैं, तो इसके बाद में हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाते हैं हम। ठीक है, यहां पे हम रखते हैं बच्चों F फ्रीक्वेंसी, और यहां पे हम रखते हैं IRMS। अब देखो, जब यहां पे इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो डेफिनेटली करंट की वैल्यू कम होगी, जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पे करंट की वैल्यू कम होगी, और बीच में जहां पे Z की वैल्यू मिनिमम है वहां करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो ऐसे पॉइंट लगा लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो इस ग्राफ को हम किस तरीके से शो करेंगे, इस तरीके से हम शो करेंगे ग्राफ को। और बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे ये जो करंट होगा ये क्या होगा, मैक्सिमम। तो इस करंट की वैल्यू को हम बोलेंगे IRMS की मैक्सिमम वैल्यू, IRMS की मैक्सिमम वैल्यू। क्योंकि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम होगा। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं कि Z बढ़ेगा तो I कम हो जाएगा। तो Z की अगर वैल्यू ज्यादा है तो I की वैल्यू कम, Z की वैल्यू ज्यादा है I की वैल्यू कम,
और z की वैल्यू मिनिमम होगी तो i की वैल्यू मैक्सिमम। तो ग्राफ बना लीजिए और हम इसको इजीली समझ भी सकते हैं ऐसा ग्राफ हमारा क्यों बना है। बना लीजिए बच्चों। और इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, VRMS अपॉन R। Z की जगह तो सिर्फ R ही बचेगा हमारे पास, तो ये भी लिख सकते हैं हम। अभी ग्राफ हो गया बच्चों, तो अब हम इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन करते हैं। इस ग्राफ के बेसिस पे कुछ पॉइंट्स बताते हैं, तो मैं मिटा देता हूं इसे। इम्पीडेंस के लिए भी हमने कर्व बनाया, रेजोनेंस कर्व, और करंट के लिए भी। करंट और रेजोनेंस दोनों, करंट और इम्पीडेंस दोनों कंडीशंस के लिए हमने ग्राफ बनाया बच्चों। पहले इम्पीडेंस के लिए और फिर करंट के लिए, दोनों कंडीशंस के लिए हम ग्राफ बना चुके हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंट कर्व। रेजोनेंट कर्व बनाया हमने, किस किस के लिए बनाया था बच्चों? एक्सप्लेनेशन ऑफ रेजोनेंट कर्व हमने करंट के लिए बनाया था और इम्पीडेंस के लिए बनाया था, दोनों के लिए बनाया था। अब उसका एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, किस तरीके से करेंगे। तो लिखिए इसके अंदर, when, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, when we increase the frequency, the impedance will decrease। लिखिए, when we increase the frequency in starting, then value of Z, impedance की value of Z will decrease at some particular value of frequency। फ्रीक्वेंसी की किस वैल्यू पे बच्चों? जब वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है। पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी Z बिकम्स, क्या हो जाएगा बच्चों? Z बिकम्स मिनिमम, देन ऑन further increasing the value of frequency, then on further increasing
the frequency Z increases। ये हो गया बच्चों हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट भी हम लिख लेते हैं। सेकंड पॉइंट भी लिख लीजिए। क्या लिखेंगे बच्चों हम? when we increase frequency in starting value of current increases at some particular frequency कौन सी फ्रीक्वेंसी है बच्चों? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू एफ आर। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है बच्चों? करंट will become maximum और फर्दर इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे? ऑन फर्दर increasing frequency I decreases। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों? स्टार्टिंग में जब हम करंट की वैल्यू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। फिर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद में अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, फर्दर इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी आई डिक्रीजेस, फिर करंट की वैल्यू गिरना स्टार्ट हो जाएगी। हमने ग्राफ बनाए थे और ग्राफ से आपने इजीली देखा था, ठीक है। हमने ये ग्राफ बनाए थे Z के लिए, ये Z और फ्रीक्वेंसी का था। स्टार्टिंग में हमने फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ाई, ठीक है ना, देखो बच्चों, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई थी तो वैसे वैसे Z डिक्रीज हुआ, एक पर्टिकुलर वैल्यू पे मिनिमम हुआ, फिर इंक्रीज हो गया। और करंट के लिए हमने क्या देखा था? F और I में इस तरीके से ग्राफ देखा था कि स्टार्टिंग में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई थी, ठीक है ना, स्टार्टिंग में जैसे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, आई एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम हुआ, फिर अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए तो आई डिक्रीज हो रहा स्टार्ट हुआ। ये ग्राफ हमने पहले ही आपको इसीलिए समझा दिए थे, तो ये दोनों पॉइंट हमने उनसे डेराइव कर लिए। तो ये दोनों कंडीशन आप उतार लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इनका जल्दी से, फिर हम रेजोनेंट कर्व बनाते हैं। देखो अभी एक कर्व हमने बनाई नहीं है, एक ग्राफ, क्योंकि देखो बच्चों हमने इसमें देखा कि जो रेजोनेंस की कंडीशन है वो है XL इज इक्वल टू XC। मतलब एक कंडीशन ऐसी आएगी जब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, तो मतलब ये जो दोनों ग्राफ बनेंगे XL और XC के, वो किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट जरूर करेंगे, तभी तो वैल्यू XL इज इक्वल टू XC होगी। तो वो वाला ग्राफ हम बनाएंगे। तो उतार लीजिए आप, फिर मिटाते हैं। ले लिया होगा अपनी स्क्रीनशॉट, अब मिटा देते हैं।
हाँ तो देखो बच्चों, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो ग्राफ बनाएंगे पहले। ठीक है, ग्राफ बनाइए। एक्सेल वाली लाइन तो इस तरीके से जाएगी बच्चों, क्योंकि आपने देखा था ना, एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्स सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, है ना। ये तो ओमेगा एल होता है, इसलिए ये तो फ्रीक्वेंसी, ये 1/c ओमेगा होता है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, ये वाला ग्राफ तो हमने बना लिया, ये ना, ये वाला ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगी, जहां पे एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी होगा, इतना बनाइए, फिर हम इसके पॉइंट रखते हैं। ये तो एक्स सी, एक्स एल, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हो गया एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां तक क्या होगा बच्चों, एफ लेस देन होगा एफ आर से। इस कंडीशन के बाद क्या होगा, एफ ग्रेटर देन होगा एफ आर से, इस पॉइंट के बाद। ठीक है, और ये वो पॉइंट जहां पे क्या हो रहा है, ये किस पॉइंट पे हो रहा है बच्चों, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। आई होप बना लिया होगा आपने। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम 2 पॉइंट और इन्फर कर सकते हैं। क्या इन्फर कर सकते हैं, when frequency is very low, circuit behaves like capaciting circuit। ठीक है, और सेकेंड लिखेंगे when frequency is large। लार्ज का मतलब क्या हुआ बच्चों, एल ओमेगा ग्रेटर देन 1/c ओमेगा। सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की जैसे। हम क्या लिखेंगे, सर्किट बिहेव्स एज इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट। लिख लीजिए बच्चों, दोनों काम आएंगे आपके पॉइंट्स। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एलसीआर सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स सोल्व करते हैं। अब हम ये उतार लीजिए फटाफट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 1 by 1। आई होप उतार दिया होगा आपने। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल्स on LCR सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्किट दे रखा है बच्चों एक, ये सोर्स दे रखा है, इन सब की वैल्यूज हमें गिवन है बच्चों। एलसीआर जो हमें दे रखा है 40, 80 एंड 40। ठीक है, सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। तो बच्चों इसके अंदर हमसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? एसी सोर्स की वोल्टेज हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, VRMS इसके अंदर फाइंड आउट करना है। तो VRMS हम कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों? VRMS इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, R स्क्वायर सॉरी हम करेंगे बच्चों इसको VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। वैल्यूज बच्चों दे रखी है, पुट कर दीजिए यहाँ से। VL माइनस VC, VL माइनस VC 40 का स्क्वायर, और VR ये भी 40 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम लिख सकते हैं ये वैल्यू है 40 प्लस 40 माइनस 80 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कितना आएगा? सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो देखो ये 1600 ठीक है ना, 3200, तो 1600 इंटू 2 लिख सकते हैं अपन। 1600 इसका रूट क्या हो जाएगा, 1600 का हो जाएगा 40, और √2 रूट के अंदर बच जाएगा, तो आंसर आएगा 40√2 आंसर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फटाफट उतार लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। उतार लिया होगा, अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है, इन एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस इज 12 ohm and inductive reactance is 18 ohm. In AC circuit, R is equal to 12 ohm and inductive reactance is equal to 18 ohm. ये हमें दे रखा है। फिर हमसे पूछा है and capacitive reactance is 23 ohm and capacitive reactance is 20 ohm। ये 18 ohm दे रखा है हमको, ये दे रखा है 23 ohm। और हमसे पूछा गया है बच्चों इसके अंदर फाइंड इम्पीडेंस एंड फेज डिफरेंस इन द सर्किट। फाइंड इम्पीडेंस, फाइंड
इम्पीडेंस एंड फेज डिफरेंस इन सर्किट। कैसे करेंगे बच्चों बताइए। एक्सएल एक्ससी आर दे रखा है, इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का स्क्वायर। वैल्यूज पुट कीजिए बच्चों, आंसर निकालिए कितना आएगा। तो देखो बच्चों, निकाल लिया होगा वैसे आपने, मैंने टाइम दिया इसके अंदर। ये तो 12 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, क्या करेंगे 18 माइनस 23 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 169। और 169 किसका होता है बच्चों 13, ठीक है। तो Z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 13। अब देखो और हमसे क्या पूछा, इम्पीडेंस एंड फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों tan फाई या tan थीटा। ये क्या होगा बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, एक्सएल माइनस एक्ससी। तो एक्सएल माइनस एक्ससी, देखो बच्चों हमें सिर्फ एंगल निकालना है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। तो यह आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू, डिफरेंस निकाला है इनका, डिफरेंस है 5, आर कितना दे रखा है 12, 5 हो गया tan इनवर्स 5 अपॉन 10। ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों, ये लगभग 36 डिग्री के आसपास आएगी अप्रोक्स। फटाफट उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आई होप उतार दिया होगा आपने, मिटाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है टू ए सोर्स ऑफ 110 वोल्ट एंड 15 हर्ट्ज टू ए सोर्स ऑफ 110 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, 110 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, रेजिस्टेंस 10 ohm, इंडक्टेंस 2 upon pi हेनरी, रेजिस्टेंस 10 ohm, इंडक्टेंस 2 upon pi हेनरी, पाई हेनरी। और हमें क्या दे रखा है, एंड कैपेसिटर ऑफ 1 upon pi माइक्रोफेरेड, एंड कैपेसिटर ऑफ 1 upon pi माइक्रोफेरेड are connected in series. Find phase difference between current and voltage. Are connected in series. Find phase difference between V and I. ये फेज डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है।
क्या गिवन है बच्चों? VRMS गिवन है कितना? 110 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों। R भी गिवन है 10 ओम। L 2/पाई हेनरी और C दे रखा है 1/पाई इंटू 10⁻⁻6 फेरेड। ठीक है ना, माइक्रो फेरेड हमारे पास लिखा हुआ था, ये वैल्यू हमने रख ली। अब हमें फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो बच्चों tan फाई निकालना है। tan फाई का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं, फटाफट कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। कर लिया होगा आपने, तो देखो बच्चों tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये लिखेंगे XL की जगह L ओमेगा, तो हम लिखेंगे 2πfL माइनस 1/C ओमेगा इसकी जगह, तो 1/2πfC अपॉन में R। देखो बच्चों 2 पाई तो हमें पता है, F की वैल्यू हमें गिवन है, L इंडक्टेंस ये लिखा हुआ, 2 पाई F हमें पता है, C ये लिखा हुआ, R देखो बच्चों हमें दे रखा है 10 ओम। वैल्यूज अब डाल के इसमें सॉल्व करेंगे, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आंसर आएगा आपको उसको कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा कि इसका क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का LCR सर्किट के जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या आंसर आ रहा है, आप मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया, मिटा देते हैं हम। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें पूछा गया है, द वैल्यूज ऑफ AC वोल्टेज एंड AC करंट इज गिवन एज गिवन एस, किस तरीके से हमें दे रखी है बच्चों, V इज इक्वल टू, हमें गिवन है इसके अंदर 300 sin 100t। और I भी हमें गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, कितना दे रखा है हमें, 6 sin 100t माइनस 5, 6 sin -5, ये हमें गिवन है। और हमसे पूछा क्या है बच्चों, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है फाइंड इम्पीडेंस, रिएक्टेंस एंड फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। पूछा है फाइंड इम्पीडेंस, सेकेंड टोटल रिएक्टेंस, और थर्ड जो बच्चों हमसे पूछा है फेज डिफरेंस
बिटवीन V एंड I, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी हमसे पूछा गया है, तो ये हमें फाइंड आउट करके बताना है। रेजिस्टेंस गिवन है, हमें दे रखा है वेयर R इज इक्वल टू, कितना गिवन है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, R हमें दे रखा है 40 ओम। 40 ओम। तो फटाफट बच्चों कैलकुलेट करके आंसर बताइए मुझे कितना आएगा इसका आंसर। देखो हमें क्या क्या गिवन है इसके अंदर और हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये V नोट, ये I नोट, ये ओमेगा, ओमेगा और ये फाई तो हमें दे ही रखा है, तो हम निकाल सकते हैं। 1 बाय 1 कैलकुलेट कीजिए। फर्स्ट वाला तो आ गया होगा बच्चों, ये देखो फर्स्ट वाले का कितना आएगा, इम्पीडेंस निकालना है। Z क्या होता है, V नोट अपॉन I नोट। V नोट दे रखा है क्या, ये रहा 300। I नोट देखो V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5, तो I नोट ये रहा 6। तो कितना आ गया बच्चों, Z 50 ओम, ये आ गया आंसर। सेकेंड वाला कैलकुलेट करते हैं, हमें निकाला है टोटल रिएक्टेंस। तो बच्चों टोटल रिएक्टेंस क्या होता है हमारे सर्किट का, बताइए आप। हमारा फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस, अब हम XL माइनस XC नहीं रखते, टोटल रिएक्टेंस पूछा है, तो टोटल रिएक्टेंस की जगह बच्चों हम इसमें क्या लिख देंगे, अगर हमसे टोटल रिएक्टेंस पूछा है तो हम लिख देंगे केवल X स्क्वायर, ठीक है। XL माइनस XC लिखने की जरूरत नहीं है, टोटल रिएक्टेंस पूछा है। अब टोटल रिएक्टेंस निकालना है तो इसको इधर सेंड कर देंगे, तो X क्या हो जाएगा बच्चों, Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का रूट। Z की वैल्यू आपको पता लग गई क्या, ये रही 50 ओम, 50 का स्क्वायर माइनस R दे रखा है क्या बच्चों 40 ओम, ठीक है। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, बताइए मुझे। देखो 2500 माइनस 1600 900 आएगा, तो X टोटल रिएक्टेंस कितना आ जाएगा बच्चों, 30 ओम। रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस सबकी यूनिट ओम, ओम हमने लिख दिया है बच्चों, ये भी आ गया। अब लास्ट में निकाला है फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में tan फाई, अभी दोनों क्वेश्चंस में हमने सोल्व किया है, निकालिए कितना आ रहा है। मिटाता हूं बच्चों, tan फाई कितना होगा बच्चों, थर्ड वाला पार्ट, tan फाई फेज डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा, x अपॉन r। देखो XL माइनस XC अपॉन r होता है, पर हमें तो टोटल इम्पीडेंस XR की अपन ने रिएक्टेंस तो निकाल लिया था, तो ये तो आया था हमारा 30, और ये हमको दे रखा था बच्चों R हमको दे रखा था क्वेश्चन में 40 ओम, ये गया तो आ गया 3/4, तो फाई कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4 आंसर। 3/4 की वैल्यू, 3/4 की वैल्यू देखो बच्चों 0. या शायद 45 डिग्री से थोड़ी कम होगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, या आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं। तीनों पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिए, फटाफट उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतार लिया होगा आपने, मिटा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
देखो बच्चों, नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, इसमें हमसे क्या पूछा है, हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट L इज इक्वल टू एंड C इज इक्वल टू दिस। इन AC सर्किट L इज इक्वल टू, बच्चों हमें दे रखा है 0.5 हेनरी, 0.5 हेनरी एंड C इज इक्वल टू 8 माइक्रोफैरड। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। तो हमसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी of circuit in circuit। बताइए बच्चों, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा इसे। आई होप कर लिया होगा आपने। फॉर्मूला इसका आ चुका है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया था बच्चों, बहुत आसान था, बहुत आसान था, 1/√LC। ठीक है, तो आपको इसकी वैल्यू पुट करनी होगी। L हमें दे रखा है, C हमें दे रखा है, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बच्चों, रेजोनेंस वाली फ्रीक्वेंसी होती है। तो अगर निकालोगे तो आएगा 1/2π√LC। ये हमें निकालनी है। तो बच्चों देखो, आई होप आप ये कर दोगे, ठीक है ना। इसका भी जो आंसर है, देखो L हमें डायरेक्ट दे रखा है, C हमें दे रखा है, और 2π, पाई की वैल्यू 3.14, LC हमें दे रखा है। तो इसको मुझे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सोल्व करेंगे और कमेंट में आंसर मुझे इसका लिख के भेजेंगे क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगा कि ठीक है या नहीं है। तो आप खुद सोल्व करेंगे इसे, वैल्यूज गिवन है, सिर्फ आपको पुट करके आंसर निकालना है। उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मिटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों में दे रखा है, वेव विद वेवलेंथ, वेव विद वेवलेंथ दे रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू 300 मीटर आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए सेंटर, transmitted from a center। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या दिया हुआ है बच्चों, ए कैपेसिटर 2.4 माइक्रोफेरेड इज अवेलेबल, देन कैलकुलेट इंडक्टेंस रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंट कंडीशन। ए कैपेसिटर, a capacitor of 2.4 microfarad
2.4 माइक्रोफैरड इज अवेलेबल, फाइंड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर रेजोनेंट कंडीशन। ठीक है, फॉर रेजोनेंट सर्किट। ये हमें दे रखा है बच्चों, किस तरीके से निकालेंगे? तो देखो बच्चों, वेवलेंथ हमें दे रखी है, ठीक है। तो बच्चों देखो, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। और वेव की स्पीड क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट। सी यहाँ पे क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहां से अगर बच्चों हम 1/t की वैल्यू निकालें तो देखो, तो बच्चों यहां से अगर हम 1/t की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगी? इसको इधर भेज देंगे तो वो हो जाएगा बच्चों c/λ, ठीक है। 1/t को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम। तो इसको हम बोल देंगे f = c/λ। ये हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। अब देखो, c हमें पता होता है, लैम्डा हमें दे रखा है, तो फ्रीक्वेंसी सर्किट की निकल जाएगी। कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है और हमें इंडक्टेंस निकालना है सर्किट का। सोल्व कीजिए, सब वैल्यूज गिवन है जो भी हमें रिक्वायर्ड है। आई होप कर लिया होगा बच्चों आपने। एफ का 1/2π रूट LC। एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? c/λ। तो ये हो गया 2π रूट LC। बच्चों हमें क्या निकालना है? इंडक्टेंस। इंडक्टेंस निकालना है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो बच्चों अगर इंडक्टेंस निकालना है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा c²/λ² = इसका स्क्वायर किया तो 1/4π² और ये हो गया L × C। अब L की वैल्यू हमें निकालनी है, तो बच्चों L को इधर सेट कर देंगे, इसको इधर सेट कर देंगे। तो L क्या आएगा हमारा? L = ये इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आएगा 1/4π² और ये हो जाएगा c², ठीक है ना। और ये कैपिटल C है, ये कैपेसिटर के लिए है, तो कैपिटल C और λ² ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू देखो बच्चों, लैम्डा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ये रही, पुट कर देंगे। 4π² हम जानते हैं, c² कैपेसिटेंस, ये देखो C हमें दे रखा है, लैम्डा भी हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, C कैपेसिटेंस, ठीक है, ये कैपिटल C। ये स्मॉल c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। वैल्यूज पुट करेंगे तो बच्चों इंडक्टेंस आ जाएगा। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे कि वैल्यू पुट करने के बाद आंसर कितना आ रहा है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आई होप आपको LCR सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छे से आपको LCR सर्किट के न्यूमेरिकल सोल्व करने आए होंगे। और डेफिनेटली देखो बच्चों, मेरा एक ही प्रयास है कि जो भी बच्चे हैं अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ट्यूशन या कोचिंग, वो फ्री एजुकेशन हमारे चैनल पे ले सके, ठीक है ना। उसके लिए आपको जो 1.5 GB का डेटा जियो रोज देता है, ठीक है ना, उसमें आपका 200 या 300 MB के अंदर कोई भी कंसेप्ट डेली आप फिजिक्स का पक्का कर सको, ठीक है ना। उस पर जो भी क्वेश्चन या उसका कंसेप्ट आप समझ सको, क्वेश्चन सॉल्व कर सको, तो मेरे लिए तो वो ही सबसे बड़ी बात होगी। और उसी को मैं फ्रूटफुल मानूंगा मेरे चैनल के लिए, कि मेरे चैनल का जो एम था वो पूरा हुआ। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चों प्लीज़
इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।